5 4 3 2 1। नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जीके जीएस मॉक टेस्ट में आप सभी का विशेष स्वागत है। और इस मॉक टेस्ट में हम लोग डेली 25 क्वेश्चंस की तैयारी करेंगे। वो 25 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और अगर आप ये लगातार 90 डेज तक कर लेते हैं तो इतना है कि पूरा का पूरा जीके जीएस जिसमें 14 सब्जेक्ट्स होते हैं, पूरे 14 सब्जेक्ट्स आपके कवर हो जाएंगे। कोई भी ऐसे 14 सब्जेक्ट में कोई सिंगल टॉपिक या सिंगल क्वेश्चंस नहीं होगा जो आपकी नज़रों से बाहर जाए। हमारा टारगेट थोड़ा सा लंबा है कि इसमें क्वेश्चंस को डिटेल्ड में कवर किया जाए। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपके मन में कोई क्वेश्चन, कोई पॉइंट्स आते हैं तो आप लोग बताइएगा। ये सेकंड क्लास है। पहली क्लास आज से लगभग 3 दिन पहले हुई थी, जहाँ पे केवल और केवल हम लोगों ने स्ट्रक्चर के बारे में तैयारी की थी कि कैसी स्ट्रक्चर रहेगा, कैसे क्लासेस होंगी। ये टॉपिक्स है जो आपके होने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा हिंट विंडो। अगर आप यूपी ट्रिपल उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में, एसएससी के बारे में या रेलवे के किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी के बैच हमारे एप्लीकेशन पे चल रहे हैं और अभी इन सभी पे 70% डिस्काउंट चल रहा है। 70% डिस्काउंट के लिए आपको कोड अप्लाई करना पड़ेगा BUDDY 70। तो इसके साथ आप जुड़ सकते हैं। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे, उत्खनित प्रमाणों के आधार पर पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? तो एक रूल्स ध्यान रखना कि इस कंप्लीट क्वेश्चन को करने से पहले 10 सेकंड का आपको समय मिलेगा, जहां पे आप लोगों को ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है वो आप बता सकते हैं। ABCD करने की इच्छा तो इनको देखिए, पहले वाले A मान लीजिएगा, फिर B मान लीजिएगा, C मान लीजिएगा, D मान लीजिएगा। जिन एग्जाम्स में 5 ऑप्शन आ रहा है तो E नंबर पर लिख दीजिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसी तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर आपको E नंबर लगता है तो E भी आप बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब आपके पास पहला क्वेश्चन है, उत्खनित प्रमाणों के आधार पर पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? 4 ऑप्शंस हैं, निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, उत्तर पूर्व पाषाण काल में या मध्य पाषाण काल में। तो बड़ा एक चीज़ ध्यान रखना, जब कभी हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को पढ़ रहे होंगे तब आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले, पशुपालन का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ पे देखने को मिलता है? तो ध्यान रखना, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ ले पशुपालन का साक्ष्य कहाँ पे देखने को मिलता है, तब आपको याद रखना है कि मेहरगढ़ में हमें पशुपालन का साक्ष्य देखने को मिलता है। और ये मेहरगढ़ वर्तमान समय में कहाँ है? वर्तमान समय में ये पाकिस्तान के राज्य क्षेत्र में स्थित है। अगर ये मेहरगढ़ किस सभ्यता में? यह सिंधु नदी के किनारे है, इसलिए सिंधु सभ्यता का एक पार्ट भी हो गया। ठीक, ये भी पॉइंट ध्यान रखना। अब यहाँ पे लेकिन क्वेश्चन ऐसे तो नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है पाषाण काल के बारे में। तो पाषाण काल में कब हम लोगों को पशुपालन देखने को मिलता है? तो ध्यान रखना, अगर पाषाण काल को हम लोग पढ़ेंगे तो मध्य पाषाण काल, जिसको माइक्रोलिथिक युग के बारे में भी जानते हैं, इस युग को क्या बोलते हैं? इस युग को हम लोग माइक्रोलिथिक युग के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, माइक्रोलिथिक युग। इस युग का प्रारंभ कब से हुआ? 9000 ईसा पूर्व के BC से चर्चा करेंगे और लगभग 4000 BC तक का माना जाता है। इस दौरान हम लोगों को पशुपालन के कुछ साक्ष्य देखने को मिलते हैं। अब ये पशुपालन पूर्णतः विकसित था, किस तरह से था ये बारे में नहीं, लेकिन यहाँ पे कई चीज़ों को पशुपालन भी देखने को मिलता है। यहीं पे कृषि का प्रारंभ हो जाता है, मनुष्य कुछ फसलों को उपजाने लगता है, साथ ही साथ स्थायी निवास बनाना प्रारंभ कर देता है। क्या? स्थायी निवास बनाना, पशुपालन करना इत्यादि। कंफर्म हो गया? अब बेटा थोड़ा और पॉइंट्स याद होगा। अगर निचले पूर्व पाषाण काल की चर्चा करेंगे तो निचले पूर्व पाषाण काल में क्या देखने को मिलता है? ये भी पॉइंट्स बेटा देखो, कुछ पॉइंट्स अत्यंत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए इनको भी याद रखना है। अगर निचले पूर्व पाषाण काल की चर्चा करें तो निचले पूर्व पाषाण काल में मनुष्य केवल और केवल यहाँ पे शिकार करना सीख पाया था, साथ ही साथ भोजन का संग्रह करना। क्या क्या करना सीख गया था? शिकार करना व भोजन का संग्रह करना। जैसे मध्य पाषाण काल आता है, मध्य पाषाण काल में उसे उपकरणों का निर्माण प्रारंभ कर दिया था, कि कुछ अच्छे उपकरणों का निर्माण प्रारंभ कर दिया था, उन उपकरणों के सारे जीवन यापन कर रहा था, परंतु अब यहाँ पशुपालन नहीं प्रारंभ होता। ऊपरी पाषाण काल की चर्चा करें तो इस काल में कला व गुफा इत्यादि में चित्र बनाना सीखा था। ठीक है, पॉइंट्स कंफर्म हो गए, सारे पॉइंट्स कंफर्म हो गए, हर पॉइंट्स के बारे में आपको पॉइंट्स कंफर्म हो गए, कोई इश्यूज तो नहीं। निचले पाषाण काल में क्या सीखा? निचले पाषाण काल में शिकार करना सीखता है, भोजन संग्रह करना। मध्य पाषाण काल में क्या है? उपकरणों का उपयोग करना। और जब ऊपरी पाषाण काल की चर्चा करें तो यहाँ पे कला व गुफा चित्र वाले में मध्य में ये जिसको माइक्रोलिथिक युग के नाम से जानते हैं, 9000 से लेकर 4000 BC तक इसका प्रारंभ रहा। यहाँ पशुपालन सीख जाता है, साथ ही साथ कृषि करना व स्थायी। ये पूरा सेशन रहा, डाउट रहा। अब आपको कंफर्म हो गया पहले का ऑप्शन कौन सा है? पहले का ऑप्शन नंबर द सही है, अर्थात पहले का ऑप्शन नंबर D सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला ये तो बेटा ये पूरा का पूरा, हाँ चलो ये चीज़ लगाएगी बहुत है। अगर आपको नोट्स बनाने की इच्छा है तो ये पूरी सीरीज़ को मैं
या तो यहाँ पे आप खुद पॉज ले लीजिएगा या आप इससे नोट्स बना लीजिएगा। ये कंप्लीट पीडीएफ आप लोगों को हमारे एप्लीकेशंस पे मिल जाएगी, तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है। देखो, एप्लीकेशन को जब डाउनलोड करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और जहाँ आप रजिस्ट्रेशन करके अंदर आएंगे वैसे यही पीडीएफ आप लोगों को फ्री सेशन में मिल जाएगी। अगर कोई इशूज़ आते हैं तो आज तारीख है 8 तारीख, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि 9 तारीख से आपको ये इशूज़ भी सॉल्व हो जाएंगे, अगर कोई इशूज़ आता है तो, क्योंकि हमारी जो टेक टीम है वो इस पर अभी लगातार काम कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं अगला पॉइंट्स क्या है। नेक्स्ट पॉइंट क्या पूछ रहा है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, गुप्त स्वर्ण युग, गुप्त स्वर्ण व रजत सिक्के मूलतः निम्नलिखित में से किस सिक्कों पे आधारित है। यहाँ पे क्वेश्चन होगा, गुप्त काल में स्वर्ण व रजत के सिक्के मूलतः निम्नलिखित में से किस सिक्के पे आधारित थे। अब देखो, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि जो गुप्त काल में सिक्के चलाए गए थे, ठीक है, कंफर्म हो गया, गुप्त काल में जो सिक्के चलाए गए थे वो निम्नलिखित में से किस पे आधारित है। रोमन व शक पे आधारित हैं, कुषाण व शकों पे आधारित हैं, रोमन व कुषाण पे आधारित, कुषाण व अपना पौधे पे आधारित हैं, या रोमन व शक पे आधारित। अब बेटा 2 पॉइंट तो आपको कंफर्म हो गए कि देखो बेटा, एक चीज़ ध्यान रखना, जब कभी एग्जामिनर क्वेश्चंस बनाता है तो वो कोशिश करता है कि जैसे कुषाण 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 4 बार 3 बार कुषाण दे दिया तो कुषाण तो ऑप्शन में होगा ही होगा। अब इनसे आधारित कौन कौन से हैं वो पॉइंट्स याद रखो। तो गुप्त काल में जो गोल्ड के सिक्के चलते थे उनके बारे में ध्यान रखो। तो ये पॉइंट्स है कि जो सोने के सिक्के होते थे इनको हम लोग दिनार कहते थे, और जो चांदी के सिक्के थे इन्हें हम लोग रूपक कहते थे। पॉइंट्स कंफर्म हुए। सोने के सिक्के क्या कहलाते थे इस दौरान, सोने के सिक्कों को दिनार और चांदी के सिक्के को हम लोग रूपक के नाम से जानते थे। ये पॉइंट्स ध्यान रखना और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो चांदी के सिक्के थे, ये चांदी के सिक्के किसके द्वारा, चांदी के सिक्के चलाए गए थे शकों द्वारा, और जो दिनार जो सोने के सिक्के थे ये कुषाणों द्वारा चलाए गए। तो अब आपको ये पॉइंट कंफर्म हो गया कि कुषाण व शकों द्वारा ये सिक्के चलाए गए थे। ठीक, कंफर्म हो गया, कंफर्म है या नहीं है। अब ध्यान रखो, गुप्त काल में स्वर्ण की मुद्राओं का संग्रह किसने किया। स्वर्ण की मुद्राओं का संग्रह कुषाणों द्वारा प्रारंभ हुआ, कुषाणों द्वारा। साथ ही सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम के समय में गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं का प्रारंभ हुआ था। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं का प्रारंभ किसके द्वारा, किसके काल में हुआ, वो हुआ था चंद्रगुप्त प्रथम के काल में। ये भी पॉइंट ध्यान रखने योग्य है आपको। और जो सोने के, जो सिल्वर के सिक्के हैं या जो रजत के सिक्के हैं उनको शक छत्रों द्वारा चलाया गया था। ये पॉइंट्स और याद रखना। शक छत्र कहाँ पर रहते थे, इनका मूलतः निवास पश्चिमी भारत में था। ये पॉइंट्स और याद करने योग्य, ये पॉइंट्स याद रखना। कुषाणों ने क्या, कुषाणों ने गोल्ड के सिक्के चलाए, शकों ने सिल्वर के या रजत के सिक्के चलाए, और यही दोनों मूल रूप से गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राएं एवं चांदी के रजत सिक्कों के रूप का धारण करती हैं। अर्थात दूसरे का ऑप्शन क्या रहा, दूसरे का ऑप्शन नंबर जो सही रहा, दूसरे का ऑप्शन नंबर सी सही रहा। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स और याद रखें। कुषाण व पौधे के बारे में चर्चा करें, इनमें प्राचीन काल में सिक्कों के संदर्भ में नहीं आते। जो पौधों का चर्चा हुआ इनका कहीं पर भी सिक्कों के रूप में प्रारंभ नहीं है, सिक्कों के बारे में चर्चा नहीं होती। शक व रजत की चर्चा करें तो देखो, शक तो कुछ हद तक सही हो गए, परंतु रोमन इस बारे में नहीं सही होते हैं। यहीं पर रोमन के बारे में सिक्कों का अध्ययन नहीं होता। ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन एक ही था जो हमारा सही हो गया। दूसरा क्वेश्चन कंफर्म हो गया। कोई भी डाउट हो, कोई भी इशूज हो तो आप लोग हमें बता सकते हैं। देखिए, आप लोगों के पास हमारा नंबर भी होगा, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। नंबर तो आप लोगों को पता ही है, क्या नंबर है, 9889057003। इस नंबर में आप कभी भी व्हाट्सअप कर लीजिए। अब सेशन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन ये रहा। ये बेटा कंप्लीट हिंट्स विंडो रही। आप इस हिंट विंडो से क्वेश्चंस को डाउट के एक्सप्लेनेशन वर्तन लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पूछ रहा है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी थी। फिर से बेटा आप लोगों को पूरे क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही साथ आप लोगों को समय दिया जाएगा 10 सेकंड का। 10 सेकंड में मैं क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद तो बेटा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में 4 ऑप्शन है, रामचंद्र देव, प्रताप रुद्र देव, वीर वल्लभ व सुंदर पांडे। इनमें से किसको अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राय रायन की उपाधि दी गई थी। अब बेटा ध्यान रखो, राय रायन की उपाधि जो थी ये किस शासक को दी गई थी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब इससे पहले आपको एक 1307 से 1308 की बात है, जब अलाउद्दीन खिलजी का एक गुलाम था जिसको हम लोग गे गुलाम के नाम से जानते हैं, और ये मलिक काफूर के नाम से, जिसको 1000 दिनारी भी कहते हैं। ये क्या था, मलिक काफूर था। अब मलिक काफूर ने क्या किया, इसने आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद एक राजा थे जिसको हरा दिया। अब उस राजा ने हारने के बाद आत्मसमर्पण कर दिया, और आत्मसमर्पण करने के बाद
अलाउद्दीन खिलजी ने उसके आत्मसमर्पण को स्वीकार किया और उसको राय रायन की उपाधि दी। राय रायन की उपाधि देने के साथ ही साथ उसको उसका साम्राज्य भी दे दिया। फिर अपने साम्राज्य पे पूरा शासन करता रहा, परंतु ये सिर्फ कठपुतली शासक था। मुख्य कंट्रोल किसके पास था? अलाउद्दीन खिलजी के पास था, क्योंकि इसने अलाउद्दीन खिलजी की गुलामी दास्ता स्वीकार कर ली थी। अब इस शासक का नाम आपको याद रखना है। क्या शासक है? तो वीरबल्लाह की अगर चर्चा करें, वीरबल्लाह क्या थे? वीरबल्लाह जो थे ये होयसाल वंश के शासक थे। क्या होयसाल वंश के शासक थे? सुंदर पांडे की चर्चा करें तो ये पांडे वंश के शासक थे। रुद्रदेव प्रताप की चर्चा करें तो ये काकतीय वंश के शासक थे। अब बेटा जो बच्चे कुचे क्या हैं, रामचंद्र देव को कहीं कहीं पे राय रायन की उपाधि इन्हें दी गई थी और इन्हें इस सम्मानजनक उपाधि दी गई। ऐसा कहा जाता है कि इससे अलाउद्दीन खिलजी ने इनके सम्मान में वृद्धि की। ये पॉइंट ध्यान रखना। अब किस लिए दी? ताकि ये अपनी वफादारी सदा अपने शासक के प्रति दिखाते रहें और इनका प्रशासन चलता रहे। ठीक है। और ये हमला कहाँ था? ये देवगिरी के यादव वंश से थे कहाँ से? ये वंश याद रखना, देवगिरी के यादव वंश से ये संबंधित थे। दक्षिण भारत विस्तार के लिए मलिक काफूर गया था। 1307-8 की कहानी है। पूरी कहानी भी कंफर्म हो गई। ऑप्शंस क्या रहा इसका? तीसरे का ऑप्शन नंबर ए सही रहा। ये भी पॉइंट्स आपको मेरे ख्याल से कंफर्म हो गया। तो चलिए सेशन ये बेटा इसका डिटेल वर्जन है। डिटेल वर्जन आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। सेशन को पॉज कर लीजिएगा, पॉज करते हैं आप इसको नोट्स करिएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, एतमौद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? आगरा में एतमौद्दौला का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया था? आप लोग जल्दी से बेटा देखो, ये मकबरा किसके द्वारा बनाया गया था? जल्दी से बेटा कमेंट करो। देखो जैसा हर बार करते हैं कि आप लोगों को पूरे 10 सेकंड का समय दिया जाएगा कि 10 सेकंड में आप इसको समझ लें कैसा है। देखो इस मकबरा के बारे में एक पॉइंट याद रखना, एतमौद्दौला का मकबरा है, इसको हम लोग बीबी ताजमहल के नाम से भी जानते हैं। क्या है? ताजमहल का ये बेबी है, बच्चा फॉर्मेट है, इसलिए पॉइंट याद रखना, ताजमहल का बेबी वर्जन या बेबी। अब ये बनाया किसने? अकबर ने बनाया, जहांगीर ने बनाया, नूरजहां ने बनाया, शाहजहां ने बनाया। इस बारे में याद रखो। अब इसके बारे में 2-3 पॉइंट्स और याद रखो जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्या? इसको किसकी याद में बनाया गया था? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसको मिर्जा गयास बेग की याद में बनाया गया था। किसके? मिर्जा गयास बेग की याद में बनाया गया था। अब मिर्जा गयास बेग हैं कौन और इनको क्या था? मिर्जा गयास बेग जी को एतमौद्दौला की उपाधि जहांगीर ने दी थी और ये जहांगीर के ससुर थे। क्या? जहांगीर के ससुर थे। अब आपको कंफर्म हो गया होगा, जहांगीर के ससुर तो इसका निर्माण तो जहांगीर करेंगे या नूरजहां करेंगे? तो ध्यान रखना, नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा गयास बेग की याद में एतमौद्दौला का मकबरा बनवाया जो कि आगरा में स्थित है। ऑप्शन कंफर्म हो गया। किसकी याद में? नूरजहां ने बनवाया अपने पिता की याद में। और ये बना कब? ये 1622 से लेके 1628 में बना। और साथ ही साथ ये भी याद रखना, इसमें सफ़ेद संगमरमर का यूज़ हुआ है। किसका यूज़ हुआ? सफ़ेद संगमरमर का यूज़ हुआ है। और साथ ही साथ ये यमुना नदी के किनारे स्थित है, यमुना नदी के तट पर स्थित है। सफ़ेद संगमरमर का उपयोग हुआ है और इसको बनवाते समय जो प्रेरणा ली गई थी वो ताजमहल से ली गई थी, इसलिए इसको हम लोग बेबी ताजमहल के नाम से भी जानते हैं। कंफर्म हो गया। अकबर ने कई इमारतें बनाई परंतु अकबर ने कोई भी मकबरा नहीं बनवाया था। वहीं जहांगीर की चर्चा करें ना, जहांगीर इनके पति जी थे। और शाहजहां की चर्चा करें तो शाहजहां ने क्या बनाया था? शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था जो वास्तविक ताजमहल था। अब देखो बेटा यहाँ से 2 क्वेश्चन बन गए। पहला क्या? ताजमहल का निर्माण किसने कराया? ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया। वही क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है बेबी ताजमहल का निर्माण किसने कराया? तो आपको ये भी याद बात आना कि बेबी ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने नहीं नूरजहां ने कराया था। ठीक, कंफर्म हो गया। तो ऑप्शन क्या रहा? चौथे का ऑप्शन नंबर सा या चौथे का ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक, नए क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये बेटा इसका डिटेल वर्जन रहा, तो डिटेल वर्जन आप डाउनलोड कर लिख लीजिएगा। इसके लिए सेशन को पॉज करिएगा। मैं सेशन को 1 मिनट के लिए नहीं 1 मिनट नहीं 10 सेकंड के लिए मैं इसको पॉज भी करता हूँ। इसके बाद आप इसको यहाँ से चाहें तो नोट्स बना लीजिएगा, फिर नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, कोई इशूज़, कोई दर्द, कोई दुख तकलीफ हो तो बताइएगा। बंगाल में दोहरे शासन को किस अंग्रेज शासक ने समाप्त किया? अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये तो अब आपको कंफर्म होगा कि बंगाल में जो दोहरा शासन प्रारंभ हुआ था उसको किसके द्वारा समाप्त किया था? रॉबर्ट क्लाइव द्वारा,
वारन हेस्टिंग्स द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा या लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। अब आपको इसका जवाब देना है। बेटा देखो, दोहरा शासन जो ये डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस था, ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? इतना सा क्वेश्चन है, 10 सेकंड का समय, जल्दी से आप लोग अपना कमेंट करिए, फिर मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, लॉर्ड कॉर्नवालिस की चर्चा करेंगे तो इनके द्वारा परमानेंट सेटलमेंट लाया था। परमानेंट सेटलमेंट का मतलब क्या है? स्थायी बंदोबस्त लाया गया था। पॉइंट याद रखना बेटा, ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा जो बताया जा रहा है ये आपसे पूछे जाते हैं कि स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लाया गया था? स्थायी बंदोबस्त लाया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। लॉर्ड वेलेस्ली की चर्चा करें तो लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि लेके आए थे। लॉर्ड वेलेस्ली क्या लेके आए? सहायक संधि। वहीं अगर चर्चा करते हैं रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, तो रॉबर्ट क्लाइव लेके आए थे दोहरे शासन को शुरू करने वाले थे। दोहरा शासन जो प्रारंभ किया था उसको प्रारंभ किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। अब यहाँ पूछ रहा है समाप्त करने के बारे में, तो समाप्त किसके द्वारा हुआ? वारेन हेस्टिंग्स द्वारा। ऑप्शन कंफर्म हो गया कि पांचवें का ऑप्शन नंबर बी है कि दोहरे शासन का जो समापन था ये वारेन हेस्टिंग्स द्वारा किया गया। इसका प्रारंभ किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। अब बेटा इसके 2 पॉइंट्स याद रखो, ये प्रारंभ कब हुआ था? 1765 ईस्वी में, और इसके समापन के बारे में चर्चा करेंगे तो इसका समापन हुआ था 1772 ईस्वी में। 65 से 72 के बीच में लगभग 7 साल चला। इसमें होता क्या था? कंपनी के दीवानी अधिकार और कानून व्यवस्था के अधिकार दोनों अलग अलग लोगों को दे दिए गए, और इससे भ्रष्टाचार बढ़ता गया। क्यों? जिसका काम केवल टैक्स वसूल करना था उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसे चले, आपका प्रशासन व्यवस्था कैसे चल रहा है, आपके यहाँ की सिचुएशन कैसी है, वो केवल टैक्स ही कलेक्ट करता था। और जो कानून व्यवस्था देख रहा है उसका काम केवल कानून को बनाना था, अब उसको बाकी चीज़ से नहीं मतलब था। इस वजह से वारेन हेस्टिंग्स को समाप्त करके एक एकल व्यवस्था लाई जिसके तहत लोगों के साथ न्याय हो सके। ठीक, ऑप्शंस कंफर्म हो गया, पॉइंट्स कंफर्म हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन को चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ये बेटा इसका डिटेलिंग रही, डिटेलिंग आप लिख लीजिएगा। इसके बारे में नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, नोट्स आप लोगों को हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। एप्लीकेशन तक पहुंचने का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ, आप पाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, कांग्रेस ने अपने लखनऊ अधिवेशन में क्या किया? सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को स्वीकारा, तिलक को आगामी अधिवेशन के लिए सभापति चुना था, या गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया, या उग्रवादियों का निष्कासन किया? अब बेटा क्या पॉइंट्स लखनऊ अधिवेशन में हुए थे? अच्छा बेटा, लखनऊ अधिवेशन के बारे में 2-3 पॉइंट और याद रखना। 10 सेकंड में आपको जवाब तो देना ही देना है, पर इसके साथ ये डिटेलिंग और याद रख लेना। अगर आपसे कभी भी चर्चा कर ले कि कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, तो आपको 3 डेटें याद में आ जानी चाहिए, 1899, 1916 और 1936। अगर 3 क्वेश्चन 3 डेट आपको याद आ गई तो आपको कंफर्म हो जाएगा। 1899 की चर्चा करें तो इसकी अध्यक्षता की थी रोमेश चंद्र दत्त जी ने, इसकी अध्यक्षता की। 1916 की चर्चा करेंगे, अंबिका चरण मजूमदार जी ने इसकी अध्यक्षता की। 1936 की चर्चा करेंगे तो इसको जवाहरलाल नेहरू द्वारा अध्यक्षता की गई। इसमें से सबसे ज़्यादा फेमस है 1916 जो आपसे पूछा जाता है लगातार। इसमें लखनऊ पैक्ट आया, स्वशासन की मांग की गई। स्वशासन की मांग और लखनऊ पैक्ट किसमें? 1916 में। अब इसी बीच में ही लखनऊ अधिवेशन की चर्चा है जहां पे कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ लखनऊ समझौता किया था, और लखनऊ समझौता में मुख्य, ये 1916 की बात है। 1916 अंबिका चरण मजूमदार, पूरा नाम लिख देते हैं, अंबिका चरण मजूमदार, यहाँ पे मजूमदार, ठीक है, यहाँ पे होता है लखनऊ समझौता। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि लखनऊ समझौता क्या है, कब हुआ, इस पॉइंट बारे में ध्यान रखना। तो लखनऊ समझौता ध्यान रखना, लखनऊ समझौता में 3 पॉइंट्स आए। पहला क्या है? पहला आता है कि सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की, सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल में लिख नहीं पा रहा हूँ, क्या दिक्कत है? सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल समझ तो गए होंगे ना, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल। सेकंड माना गया कि प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों में मुसलमानों के प्रतिनिधित्व देने की बात, कि मुस्लिम लोगों को या मुस्लिम संप्रदाय को प्रतिनिधित्व जरूर देंगे। थर्ड पॉइंट था हिंदू मुस्लिम एकता, क्या है? हिंदू मुस्लिम एकता। ये 3 पॉइंट्स थे। अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? अध्यक्षता की गई अंबिका चरण मजूमदार। यहाँ दिया गया सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया था। छठे का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो गया। अब बात करो तिलक के अधिवेशन का सभापति चुना गया था। नहीं, तिलक किसी भी अधिवेशन के सभापति नहीं थे लखनऊ अधिवेशन में। एक के थे रोमेश चंद्र, जवाहरलाल नेहरू और अंबिका चरण मजूमदार। गांधी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकार किया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 में स्वीकारा था। क्या 1920 में कोई अधिवेशन हुआ था लखनऊ में? लखनऊ में तो नहीं हुआ था। 1936 में 1889 उग्रवादियों को निष्कासन किया। जो बेटा उग्रवादियों का निष्कासन किया गया था, ये किया गया था सूरत अधिवेशन में। कब किया गया था? डेट याद रखना, सूरत अधिवेशन 1907 1907 में। ठीक है, पॉइंट्स कंफर्म हो गए। तीनों पॉइंट्स ध्यान रखना कहाँ पे। ऑप्शन नंबर यहाँ का छठे का ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेटा इसकी डिटेलिंग है, तो डिटेल टॉपिक्स आप
आप नोट्स कर लीजिएगा। ये नोट्स देखो बेटा, ये जो नोट्स हैं इस नोट्स को आप बना लीजिएगा। एक कॉपी ले लो, उस कॉपी बेटा अपने हैंड रिटन नोट्स इस तरह से लिख लो। अगर आप इस तरह से नोट्स लिख लेंगे तो ये आपको काम देगा। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, इनमें से सही सुमेलित कौन सा है? लॉर्ड एलनबर्गो अवध का विलीनीकरण किया, लॉर्ड डलहौजी सिंध का विलीनीकरण होगा, लॉर्ड वेलेजली के साथ चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, सर जॉन सोर की चर्चा करें तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। आप लोग बेटा इसका सही जवाब देना है, जल्दी से बेटा ध्यान रखो कब क्या हुआ, किस तरह से हुआ। 10 सेकंड का समय था, 10 सेकंड तो आपके हो चुके। आप लोग बेटा जवाब तुरंत ABCD में आ जाने चाहिए, ये आपको देते रहना है, ठीक है। और हाँ, ये 90 डेज की क्लास सीरीज है तो इससे जुड़िएगा जरूर, और इसके PDF चाहिए तो एप्लीकेशन पे एक बार विजिट कर लीजिएगा। अब बेटा चलो इसको बारे में चर्चा करते हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल देखते हैं और समझते हैं कब क्या हुआ था। अगर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की चर्चा करें तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो था वो लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ था। ये पॉइंट्स याद रखना। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स। वहीं अगर सिंध का वल्कनीकरण की चर्चा करेंगे, सिंध का वल्कनीकरण लॉर्ड एलनबरो ने किया था। किसने किया? लॉर्ड एलनबरो ने, लॉर्ड डलहौजी ने किया। तो ये दोनों पॉइंट्स गलत हो गए। अवध का वल्कनीकरण की चर्चा करेंगे तो अवध का वल्कनीकरण लॉर्ड डलहौजी ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी द्वारा। लॉर्ड। अब ऑप्शंस क्या बता? चतुर्थ आंग्ल मैसूर, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 ईस्वी में, और इस समय लॉर्ड वेलेजली प्रशासन में थे। साथ ही साथ इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। अब लॉर्ड वेलेजली की चर्चा करें, लॉर्ड वेलेजली कब से कब थे? लॉर्ड वेलेजली 1798 से लेकर 1805 तक थे। तो ये पॉइंट्स आपका कंफर्म हो गया। 1799 टीपू सुल्तान के अगेंस्ट में था, टीपू सुल्तान की मृत्यु होती लॉर्ड वेलेजली द्वारा। 17 का सातवें का ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर C पॉइंट्स कंफर्म हो गया। पॉइंट्स यहाँ पे नोट्स कर लीजिएगा, ये नोट्स बनाने आपके लिए जरूरी है, ये इसके जरूर नोट्स करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, संविधान के आर्टिकल 43A में उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी संदर्भित की गई है। किसके लिए? राज्य सरकार द्वारा, संघ सरकार द्वारा, DPSP में, या भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों में। अब एक पॉइंट्स याद रखो, 43A में जोड़ा गया है। अब जो 43A था ये कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 42th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 द्वारा, 1976 द्वारा जोड़ा गया। ये बड़ा याद कैसे होगा? कई बार लिखना याद रखो, 42वें संविधान संशोधन 1976। मतलब ये ध्यान रखना, अगर 42वां संविधान संशोधन बोले तो 1976 आपके दिमाग में आ ही जाना चाहिए, ऐसे आपको याद रखना है। अब इसमें क्या जोड़ा गया था ये याद रखना। इसमें ये बात चर्चा जोड़ी गई थी, DPSP में उल्लेखित किया गया था, राज्य ऐसे विधानों या माध्यमों में कदम उठाएगा जिससे श्रमिकों के उद्योगों में प्रबंधन हेतु भागीदारी सुनिश्चित हो सके या भागीदारी के समान अवसर प्राप्त हो। तो ये किसमें उल्लेखित? ये उल्लेखित है DPSP में, अर्थात DPSP ऑप्शन नंबर क्या रहा? 8वें का ऑप्शन नंबर C सही रहा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, कंफर्म हो गया। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किस चीज से संबंधित है? ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा, मुद्रा विनिमय द्वारा, या वित्त आयोग द्वारा, या RBI द्वारा? तो बेटा 2-3 पॉइंट्स और थोड़े थोड़े याद कर लो, जो आपको एक बार याद रखना है। जब कभी आपसे 73वां संविधान संशोधन बोले तो ऐसे लिख लो, 73वां संविधान संशोधन 1992। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? 42वां संविधान संशोधन देखा था। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976, 1976। ऐसे याद होना चाहिए आपको। जैसे ये ईयर और ये डाटा याद होता रहेगा तब आपको बाकी कंफर्मेशन हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन 1992 में ये प्रभावी इसके द्वारा कब से जोड़ा गया? इसके द्वारा पंचायती राज को जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? पंचायती राज को जोड़ा गया। जिस दिन जोड़ा गया था उसकी डेट याद रखना, 24 अप्रैल सन 1993 से ये पूर्णतः लागू होता है, और इसलिए 24 अप्रैल को हमेशा पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये पॉइंट्स और याद रखो। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और साथ ही साथ इसमें आर्टिकल में चर्चा करें तो अगर आपसे पंचायती राज से संबंधित आर्टिकल पूछ लो तो आर्टिकल 243 से लेके 243O तक इसका वर्णन है, 243O तक। ये पॉइंट्स और याद रखना है। और कहाँ पे ये सभी वर्णन 11वीं अनुसूची में किया गया। तो ये पॉइंट्स आपको और डाटा याद हो गया। 9th का ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर A सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क डेटाबेस का उदाहरण है? अच्छा, नेटवर्क डेटाबेस का क्या उदाहरण है इस बारे में? अच्छा, नेटवर्क डेटाबेस का मतलब क्या हुआ? नेटवर्क डेटाबेस का मतलब ये हुआ कि डाटा एक जगह रखा हुआ है, परंतु इसका नोट्स कई बने और कई जगह से ये लिंक हो सकता है, कई जगह तक ये डाटा ट्रांसफर कर सकता है। मतलब कई पॉइंट से लेके कई पॉइंट तक का जब डाटा ट्रांसफर हो तो उसे नेटवर्क डेटाबेस कहलाता है। अब नेटवर्क डेटाबेस का एक सबसे अच्छा उदाहरण है IDMS। IDMS का फुल फॉर्म क्या हुआ ये याद रखना है, इंटीग्रेटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसको बोलते ही हैं इंटीग्रेटेड डेटाबेस
मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक, कंफर्म हो गया क्या? कंफर्म। अगर इंग्लिश की चर्चा करें तो इंग्लिश क्या है, दो ओरेकल क्या है, ओरेकल और इंग्लिश इन दोनों की चर्चा करें तो ये दो के दोनों उदाहरण है RDBMS के, ठीक है, ये ध्यान रखना RDBMS के, ठीक है। ऑप्शन कंफर्म हो गया, ना कि ये नेटवर्क डेटाबेस के। नेटवर्क डेटाबेस का क्या है? नेटवर्क डेटाबेस IDMS है, इंटीग्रेटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, SYSTM लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के क्षेत्र में संक्षिप्त रूप BCD का मतलब क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता है BCD का मतलब क्या हुआ, BCD का फुल फॉर्म पूछना चाहता है। फुल फॉर्म बेटा एकदम याद रख लो, आंख बंद करके कर लो, 10 सेकंड का समय दे रहा है इसलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। बाइनरी कोडेड डेसिमल, बिट कोडेड डेसिमल, बाइट कोडेड डेसिमल, बिट कोडेड डेसिमल। तो अब CD का तो कंफर्म हो गया आपको कि CD का मतलब यहाँ से कोडेड डेसिमल ही है। अब कोडेड डेसिमल के साथ ही साथ 20 का कंफर्म करना है, तो 20 से होता है बाइनरी कोडेड सिस्टम, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? 11th का ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, बाइनरी कोडेड सिस्टम। अब बाइनरी कोडेड सिस्टम क्या होता है? जैसे ये 5 है, 5 को कैसे लिख लेंगे? 010101। 9 को कैसे लिखा था? 9 को लिखा था 0001, इस तरह से लिखा जाता है। मतलब किसी भी नंबर्स को 01 के फॉर्मेट में लिखना बाइनरी कोडेड कहलाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, लोहे से बना गोला जब पारे से भरे बर्तन में डुबोया जाएगा तो वह क्या करेगा? जब लोहे का एक गोला पारे के बर्तन में डुबोया जाएगा तो वो डूब जाएगा, या सतह पर तैरता रहेगा, या आधा डूबेगा, या पूरा डूब जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। अब बेटा देखो, कोई भी चीज किसी भी चीज में कब डूबती है? जब उसके घनत्व में डिफरेंस होता है। पूरा का पूरा गेम घनत्व पर है। घनत्व क्या होता है? अगर पारे Hg के घनत्व की चर्चा करें तो Hg का घनत्व होता है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और वहीं अगर लोहे अर्थात आयरन की चर्चा करें, आयरन का घनत्व होता है 77.88 पॉइंट लगा बेटा 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या है, पारे का घनत्व ज़्यादा है, लोहे का घनत्व कम है, इसलिए लोहा डूबेगा नहीं बल्कि उसी की सतह पर तैरता रहेगा। कंफर्म हो गया, Hg का घनत्व ज़्यादा है और आयरन का घनत्व कम, इसलिए डूबने नहीं देगा, वो उसी की सतह पे तैराता रहेगा। कोई ऑप्शन लिखा है? ऑप्शन नंबर दिखा है पारे की सतह पे तैरेगा, अर्थात 12 का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी। रीजन कंफर्म हो गया, किस लिए तैरेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, एक वस्तु वृत्तीय त्रिज्या और अचर गति एक के साथ एक समान वृत्तीय गति में घूम रही है तो वस्तु का त्वरण क्या होगा? बेटा देखो, इसमें थोड़ा सा अपडेट कर लेना, त्रिज्या जो है वो R है और जो गति है वो अचर गति अपॉन R, हाँ ठीक है, ये V है, ठीक है। तो उसका त्वरण पूछ रहा है, त्वरण मतलब A क्या होगा? अब बेटा देखो, थोड़ा सा क्वेश्चन में गलती हो गई, सॉरी, इस चीज़ को मैं क्षमा मांगता हूँ, पर इस चीज़ को हम जल्दी से सही कर लेंगे, ठीक है, जल्दी सही करते हैं, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे देखो, जो समान वृत्तीय गति आपने पढ़ा है कभी? याद है समान वृत्तीय गति क्या होती है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसके बारे में वो पॉइंट्स है। एड इज इक्वल क्या होता है? V² अपॉन R। ऑप्शंस लगा दो, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, दूध के वितरण से पूर्व उसके स्थिरीकरण हेतु कौन सा ताप उपचार किया जाता है? अच्छा बेटा, आप जो दूध लेके आते हैं पैकेट वाला दूध, देखो उसमें कुछ पॉइंट्स लिखा होगा, पाश्चुरीकृत लिखा होता है क्या? कभी पढ़ा है क्या दूध को जब पैकेट लेके आते हैं? पाश्चुरीकरण का मतलब क्या होता है वो पता है? क्वेश्चन तो आपको कंफर्म होगा क्या होता है। तो पाश्चुरीकरण के लिए क्या किया जाता है कि दूध को 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 सेकंड तक गर्म किया जाता है। इसको बोलते हैं HTST। STST का मतलब क्या है? हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तक के लिए थोड़े समय के लिए गर्म करते हैं। इससे क्या होता है, दूध में जितने भी हानिकारक कीटाणु हैं वो मर जाते हैं और दूध लंबे समय तक सुरक्षित हो जाता है। तो उच्च ताप है। वैसे इसके अलावा और भी विधि हैं, परंतु यहाँ पे दूध को जो स्टोर करने की विधि की चर्चा करें वो पाश्चुरीकरण की चर्चा करें, क्योंकि वो टेम्परेचर की बात में चर्चा कर रहा है। अर्थात 14 का ऑप्शन क्या रहा? 14 का ऑप्शन नंबर ए सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, मानव मूत्र का भंडार कहाँ होता है? जो मानव का वेस्टेज होता है, वाटर वेस्टेज होता है, ये कहाँ पे एकत्रित किया जाता है? वृक्क में एकत्रित होता है, मूत्राशय में एकत्रित होता है, यकृत में एकत्रित होता है, या नेफ्रॉन में? मतलब निकालने से पहले वो बॉडी के किस पार्ट में भंडार होता है, वो क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो बेटा जब वृक्क को चर्चा करेंगे तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे रक्त को छानकर मूत्र का निर्माण होता है। रक्त को छाना जाता है, ब्लड में जो भी इम्प्यूरिफिकेशन है, जो भी अशुद्धियाँ मिली हुई हैं उसको छानने का काम करती हैं। वहीं जो मूत्राशय होता है ये एक थैलीनुमा एकत्रित होता है, यहाँ पे चीज़ें एकत्र की जाती हैं, मतलब ये
कलेक्टिंग पॉइंट है। यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे उसका फिल्ट्रेशन होता है, यहाँ पे कलेक्शन होता है। अगर यहीं पे अगर बस ठीक 2 पॉइंट्स कंफर्म है ना, हाँ 2 पॉइंट्स, यकृत का अलग हो गया, नेफ्रॉन का काम अलग हो गया, नेफ्रॉन बनाने काम करता है यकृत, ठीक है। भंडारण का काम होता है, भंडारण का काम मूत्राशय में होता है। मूत्राशय को अंग्रेजी में चर्चा करें तो अंग्रेजी में इसे यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। क्या, यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, ये आपको पॉइंट्स याद रखना, यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। वृक्क को हम लोग अंग्रेजी में किडनी के नाम से जानते हैं, ठीक। पॉइंट्स क्या होगा, 15 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, जीवित शरीर के कोशिका और ऊतक के मरने को क्या कहते हैं। किसी भी जीवित शरीर में अगर कोशिका या ऊतक का मरने लगे तो उसको क्या कहेंगे, किस नाम से जान देंगे, ये पॉइंट्स आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए पहले बाकी पॉइंट्स देखते हैं। पहले 10 सेकंड का समय, 10 सेकंड में आप लोगों को बेटा इसका सही जवाब देना है। याद रखो, किसी भी जीवित शरीर में अगर चीज़ों का निर्माण, देखो अभी सेल जिंदा है परंतु उसके ऊतक मरने लगे हैं। ऐसा ज़्यादातर क्या होता है, जैसे आपको कोई चोट लग जाए, कहीं पे संक्रमण हो जाए, या कहीं पे ब्लड के सर्कुलेशन नहीं हो रहा, मतलब बॉडी तो आपकी जिंदा है परंतु कोई एक पार्ट लगातार खराब होने लगा, गलने लगा, इस प्रोसेस को या इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को नेक्रोसिस कहते हैं। नेक्रोसिस में क्या होता है कि इंसान तो जिंदा है परंतु उसके ऊतक या टिश्यूज मरने लगे हैं। अब अगर आपसे चर्चा में करें न्यूप्लासिया क्या है, न्यूप्लासिया में ऊतक का जो वृद्धि होती है अचानक सडन तौर से अलग से वृद्धि करने लगती है, मतलब वृद्धि तेजी से हो जाती है, जिसको हम लोग ट्यूमर नाम से जानते हैं। अगर नेफ्रोसिस के बारे में चर्चा करें, देखो नेक्रोसिस और नेफ्रोसिस में अच्छा, जो नेफ्रोसिस है वो किडनी से रिलेटेड एक बीमारी है। अगर न्यूट्रोफिल की चर्चा करें, न्यूट्रोफिल क्या होता है, इसमें आरबीसी में एक रोग हो जाता है, आरबीसी, ठीक है। आरबीसी की प्रक्रिया क्या होता है, नेट्रोसिस। नेफ्रोसिस क्या, किडनी की बीमारी है। नेक्रोसिस क्या होता है, नेक्रोसिस में क्या होता है, इंसान की कोशिका तो भी जिंदा है, सेल एक्टिव है परंतु उसके टिश्यूज मर गए हैं, अर्थात जैसे बॉडी का गलना, इस तरह के जो प्रोसेस होते हैं वो नेक्रोसिस के अंतर्गत आते हैं। 16 का ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, एल्कीन का पुराना नाम क्या है। अच्छा, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन कुछ नाम सुना हुआ है क्या, हाई स्कूल में देखा होगा, एन, इन, आइन, एन, इन और आइन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एन में सिंगल बॉन्ड, आइन में डबल बॉन्ड, इन में और आइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड की ये जो प्रोसेस है, जिसके स्टार्टिंग में सी एच डबल बॉन्ड सी एच बनेगा, CH2 का ऑप्शन, हाँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा। एक्चुअली कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, मैं भी बहुत दिन से नहीं पढ़ा था इसलिए मुझे याद नहीं था, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा, ठीक है। मेथ एथीन हो जाएगा इसका पूरा नाम। अब इसको पहले किस नाम से जाना जाता है, तो ये पूछना चाहता है। याद रखो, एल्कीन का जो पुराना नाम है, एल्कीन को पहले ओलोफिन के नाम से जाना जाता था, अर्थात इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, ठीक है। 17 का ऑप्शन नंबर सी, ओलेफिन। अगर पैराफिन चर्चा करें, पैराफिन को हम लोग एल्केन बोलते हैं। पैराफिन किसको बोलते हैं, एल्केन को, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा उसको पहले हम लोग एल्केन बोलते थे। मेलोफिन क्या था, मेलोफिन एक कोई या किसी भी प्रकार का नहीं, टेट्रोफिन भी कुछ नहीं होता है, ठीक है। टेट्रोफिन नहीं है, एल्केन, अल्फिन, ये दोबारा में कंफर्म है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, बेंजीन की खोज किसने की थी। अच्छा, बेंजीन की रिंग बनाना आता है क्या किसी को, सही सही बताना। ये बड़ा बेंजीन की रिंग होता है, ठीक है, ऐसा ही कुछ बनती थी यार, बहुत दिन हो गया पढ़ा नहीं है। बेंजीन की खोज किसने की थी, याद रखो, बेंजीन की खोज किसके द्वारा की गई थी, हॉल एंगल ने की, मिशेल फैराडे ने की थी, ब्रूस एम्स में किया, निकोलस एपार्ट ने की थी। अब देखो बेटा, जो बेंजीन की खोज की संरचना जाता है, ये जाता है मिशेल फैराडे को, अर्थात 18 का ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन नंबर बी मिशेल फैराडे। मिशेल फैराडे जी ने किसने की थी, मिशेल फैराडे ने सन 1825 ईस्वी में बेंजीन की खोज की थी। बेंजीन की खोज कैसे की थी, इन्होंने गैस लाइटिंग फ्यूल से अलग करके इसकी संरचना का अध्ययन किया। इसके बाद 1865 ईस्वी में बेंजीन को इस तरह की गोलाकार एक संरचना का प्रस्ताव दिया गया, और ये प्रस्ताव दिया गया था ऑगस्ट केकुले द्वारा। किसके द्वारा, अगस्त केकुले ने इस तरह की संरचना बनाने की प्रस्ताव दिया था, अर्थात 18 का ऑप्शन क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। अगर क्वेश्चन ये पूछते हैं बेंजीन की रिंग किसने बनाई थी, बेंजीन की रिंग अगस्टे केकुले जी ने बनाई थी, कब, 1865 ईस्वी में इसको रिंग स्ट्रक्चर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं, निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन की धनावेशित ऑक्सीकरण संख्या होगी। ऑक्सीजन की धनावेशित ऑक्सीकरण संख्या किस में होगी, तो याद रखो वो OF2 में होगी। अब किस तरह से होगी, इस बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करते हैं। इसको अंग्रेजी नाम की चर्चा करें तो इसको हम लोग ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। ऑक्सीकरण वैल्यूज निकालना आता है या नहीं आता, नहीं आता तो बड़े इसको थोड़ा सा रट लेना, कभी कभी पूछा जाता है। फ्लोरीन में हमेशा -1 ऑक्सीजन
करंट वैल्यू होती है यहाँ पे, इसलिए धन आवेशित हो जाएगा, ऑप्शन ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट आपसे बोला है जब मशीन को संचालित किया जाता है तो कुछ ऊर्जा ऊष्मा ग्रुप में व्यर्थ चली जाती है, इस उत्सर्जन का क्या कारण है। जैसे कोई मशीन स्थिर अवस्था में है, अचानक चलाया जाए तो चलाते समय क्या होता है, कुछ ऊर्जा जो होती है वो उसकी ऊर्जा के रूप में, हीट के रूप में निकल जाती है। अब ये हीट की उसमें उस ऊर्जा निकले, इस परिवर्तन को क्या बोलते हैं। अब देखो, जब प्रज्वलन की चर्चा करें, प्रज्वलन क्या होता है, दहन की शुरुआत, जब किसी को आग लग रही होती है तो उससे संबंधित है। वहीं अगर दहन की चर्चा करें, दहन क्या पूरा का पूरा जल जाना कहलाता है। स्नेहक क्या होता है, घर्षण को कम करने का कार्य करता है। जो घर्षण रूप से, जैसे ये सतह पे, इस सतह पे किसी भी नई चीज को आप सरकाएंगे तो इनके बीच एक ना एक फ्रिक्शन लग रहा होगा, इस फ्रिक्शन से कोई ना कोई हीट उत्पन्न होगी। इसी हीट जो उत्पन्न होती है इसे हम लोग घर्षण कहते हैं। अर्थात 20 का ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन नंबर बी सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है पूर्ण लागत मूल्य निर्धारण करने के लिए कीमत किससे के द्वारा निर्धारित की जाती है। पूर्ण लागत मूल्य का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले जितना लागत जुड़ा, ठीक है, उसके साथ कुछ ना कुछ हम लोग प्रॉफिट भी जोड़ते हैं। निकल आएगा या नहीं। अच्छा, मूल्य निर्धारण कैसे होता है, जैसे पूरा का पूरा अगर आप कीमत निकालना चाहते हैं, कीमत के लिए क्या लागत लग जाए, लागत के साथ अगर आपका मुनाफा जुड़ जाए तो उसका पूर्ण लागत निकल गई। अब पूर्ण लागत निकालने के लिए क्या है, औसत लागत में अतिरिक्त राशि अर्थात मुनाफा जोड़ दिया जाए। अर्थात ऑप्शन नंबर ए 21 का ए नंबर सही हो गया। ये तो पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स से एक छोटा सा क्वेश्चन था जो आपने सोल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन देखो, दशमलव मुद्रा पद्धति कब शुरू हुई। अच्छा, भारत में जब दशमलव मुद्रा पद्धति नहीं थी तो उससे पहले क्या होता था, याद होगा आना सवा आना, इस तरह से कुछ चर्चा चलती थी। इसमें बताया, इसमें क्या होता है, 1 रुपया में 16 पैसे होते थे, ठीक है। 16 के बाद 64 आता था, कुल मिला के 16 की गिनती होती थी, यहाँ पे 10 की गिनती नहीं होती थी। अगर वो रूप होता तो आज हमें 16 का टेबल बहुत अच्छे से याद होता है। परंतु क्या हुआ, सरकार ने इस पद्धति को हटाया, 16 की पद्धति को हटा के नई पद्धति लेके आए जिसको नया पैसा के नाम से जानते हैं। और ये नया पैसा क्या था, 10 का गुणांक होने लगा, 1, 10, 100 इस तरह से चलने लगा। अब ये जो नया पैसा लेटर लाया गया था तो ये कब से शुरुआत हुई थी, नया पैसा लाया गया था ये जो 10 का गुणांक 1957 से। और इसमें जो नया शब्द जोड़ा गया था, ये नया शब्द जोड़ा गया था और 1964 में इसको हटा दिया गया, ठीक है। जब ये शुरुआत में लाया गया 1957 में लाया गया, तब इसको बोला गया नया पैसा। परंतु जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे 1964 में ये नया पैसा में नया शब्द ही हटा दिया गया, केवल पैसा ही रहने दिया गया। अब कंफर्म हो गया दशमलव मुद्रा पद्धति का, भाई दशमलव मुद्रा पद्धति 22वें का ऑप्शन नंबर सी हो गया, 1957 में आई थी। और जब ये आई थी तब इसको किस नाम से जानते थे, जब ये आया था तब इसको हम लोग नया पैसा के नाम से जानते थे। इसके बाद इसमें से नया शब्द हटाएगा, नया शब्द हटाया कब गया, ये हटाएगा 1964 में। नेक्स्ट पॉइंट पूछ रहा है, अगला रिजर्व बैंक जिस दर से ग्राम बैंकों को उधार देता है, वाणिज्य बैंक को उधार लेता है, उसे क्या कहते हैं। रिजर्व बैंक जिस दर पे वाणिज्य बैंक से उधार लेता है। अब देखो क्वेश्चन आपसे इतना पूछना चाहता है कि बैंक जो से उधार ले रहा है आरबीआई जब उधार ले रहा है तो उसे क्या कहेंगे। तो याद रखो उसको क्या बोलेंगे, जल्दी से बेटा बताओ। देखो 2 पॉइंट्स याद रखो। पहले क्या है, अगर बैंक को पैसे की जरूरत है तो बैंक पैसा लेगा आरबीआई से, अगर ये आरबीआई से लेगा तो इसको बोलते हैं हम लोग रेपो रेट। क्या बोलते हैं, रेपो रेट। अब जब इसको आरबीआई की जरूरत पड़ी तो उसको क्या बोलेंगे, रिवर्स रेपो रेट, RRP। कंफर्म हो गया। रेपो रेट क्या होता है, बैंक उधार ले रही है तब रेपो रेट, और जब आरबीआई उधार ले रहा है तब क्या कहलाएगा, रिवर्स रेपो रेट। दोनों ऑप्शंस कंफर्म हो गए। ऑप्शंस क्या रहा है यहाँ पे, यहाँ का 23 का ऑप्शन नंबर तो सी सही रहा, पर इसके अलावा बाकी ऑप्शंस भी हमें कंफर्म होने चाहिए। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य, हरे पौधे, प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होने वाली शर्करा या एटीपी। एटीपी फॉर्मेट में ऊर्जा स्टोर की जाती है, ये इसकी इकाई है, ना कि इस पे स्टोर की जाती है। अच्छा, जो स्रोत है याद रखना, सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य। सूर्य से एनर्जी घास ने बनाई, घास को लोगों ने खाया, घास के साथ ही पौधे होते बने उनको खाया, जानवरों को खाया। इस तरह से एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है एक जानवर से दूसरे जानवर में, पर सबसे पहले जो एनर्जी आती है वो सूर्य द्वारा प्राप्त की जाती है। अर्थात 24 का ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन नंबर ए सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ब्लू क्रांति या ब्लू रेवोल्यूशन, नीली क्रांति के बारे में। नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये याद रखो। और हाँ, इस क्वेश्चन को याद करने से पहले मैं आपको 2 पॉइंट्स बता देता हूँ। सबसे पहले, एप्लीकेशन पे सारी पीडीएफ्स अभी फ्री हैं जिसको आप ज्वाइन कर लीजिए। सेकंड पॉइंट, अगर आप अभी कोई भी बैच लेते हैं, जो बैच अभी लॉन्च हुए नहीं, अगर कुछ बैच लॉन्च नहीं हुए तो आप मुझे 9889057003 इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन नया बनाया है, थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं हम लोगों को, उनको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 102 दिन में सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी।
नीली क्रांति ब्लू रेवोल्यूशन की चर्चा करें तो यह किससे संबंधित है? अच्छा, दुग्ध क्रांति किससे है? दुग्ध क्रांति व्हाइट रेवोल्यूशन से संबंधित है या श्वेत क्रांति से? ये तो पता ही होगा। तेल से क्या? तेल से येलो क्रांति या पीली क्रांति है। खाद की चर्चा करें तो खाद से हरित क्रांति। बच्चा कुछ कंफर्म हो गया? बच्चा कुछ क्या होगा बेटा, कंफर्म करके जल्दी बताओ। मछलियों से संबंधित ब्लू क्रांति, अर्थात ऑप्शंस क्या रहा? ऑप्शन नंबर 25 का ए सही रहा। ब्लू क्रांति किससे संबंधित? ब्लू क्रांति मछली से संबंधित, अर्थात ठीक कंफर्म हो गया ऑप्शंस। कोई और इश्यूज? कोई और इश्यूज नहीं होने चाहिए। बाकी ये सारी की सारी चीज़ें जो है, ये चीज़ें तो आपके लिए लगाई गई हैं, जिसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं कुछ देर के लिए स्टॉप कर सकता हूँ, आप चाहे तो सेशन को पॉज कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहे तो एप्लीकेशन पर आप विजिट कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, और इसके साथ ही साथ ये छोटे से बैचेस है जिनको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें एक बैच और जोड़ा जा रहा है, रेलवे के बैच, तो रेलवे बैच से भी आप जुड़ जाइएगा। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट्स हो तो फिर कमेंट सेशन में पूछ लीजिएगा, या 9889057003 पे पूछ लीजिएगा। जो डिटेल क्लासेस हैं, ये सारी डिटेल क्लासेस हमारे एप्लीकेशंस पर रन होंगी, क्योंकि मैंने एक पर्सनली चीज़ फील की है कि यूट्यूब पर जब भी डिटेल क्लास चलाओ तो यार आप लोग देखते ही नहीं हो, तो इस वजह से ये सारी क्लासेस वहीं पर स्विच रहेंगी। बाकी कोई क्वेश्चन, कोई मन में डाउट, कोई शंका संशय हो तो नंबर खाली है, नंबर पे कॉल करिए या टेक्स्ट करिए। मिलते हैं नए सिस्टम नए जानकारी के साथ, तब तक ले कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों या अधूरे। धन्यवाद दोस्तों।